Good morning, dear students. So, last time we have completed with mitochondria, plastid, and ribosomes, and all these organelles. Today we are moving towards cytoskeleton. So, students, यहाँ पे दो words हैं. साइटो मतलब सेल और skeleton. Skeleton का मतलब हम सभी को पता है. Okay, a structural framework which is providing support to our body. लेकिन हमारे बॉडी का जो स्केलेटन है विच इज मेड अप ऑफ बोन्स, ओके. लेकिन यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं इट इज ऑफ साइटोस्केलेटन, मतलब सेल्स का खुद का स्केलेटन. और ऑब्वियस है सेल्स के अंदर बोन्स नहीं होते हैं, तो किसी और मटेरियल का ये स्केलेटन बना हुआ है. फंक्शन वही का वही रहेगा, मीन्स इट इज गोइंग टू प्रोवाइड सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल. So let's go into the detail. So you can see it is a network of filamentous proteinaceous structures present in the cytoplasm. तो cytoskeleton क्या है? It is a network of filamentous protein. बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, उसमें से एक filamentous प्रोटीन है. और ये जो एक मतलब एक तरह के, ओके. और ऐसे filamentous प्रोटीन्स जो है ये डिस्पर्स्ड रहते हैं इन द साइटोप्लाज्म के, पूरा नेटवर्क बनाते हैं, और यही हमारे सेल का साइटोस्केलेटन है. इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल एटसेट्रा. बेसिक फंक्शन क्या है इसका? तो सीधी बात है, स्केलेटन है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट ये तो प्रोवाइड करेगा ही. फिर हमारे बॉडी का जो स्केलेटन है इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मूवेबिलिटी, ओके, दैट इज लोकोमोशन. तो यहाँ पे भी मोटिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, सेल की मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है. मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, ओके. सेल का जो पूरा शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करने के लिए भी साइटोस्केलेटन इज बीइंग इम्पोर्टेंट. फाइन. सो साइटोस्केलेटन जो है वो यहाँ पे आपको दिखाए गए ऐसे तीन तरह के हैं. The upper one, this one is a intermediate filament, and the next one is a microtubule, and the third one is actin filament. Okay, intermediate filament, microtubule and actin filament. Okay, एक्टिन फिलामेंट के बारे में मसल्स वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी इन सभी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ सबका नाम कैसे है और सब में डिफरेंसेस क्या है. तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है आप स्ट्रक्चर में देख के बता सकते हैं. सबसे ब्रॉड जिसका डायमीटर जो है वो सबसे ज्यादा है, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल. फिर सबसे थीन जो है, स्लेंडर जो है, दैट इज एक्टिन फिलामेंट. और इसको नाम दिया गया इंटरमीडिएट फिलामेंट. तो क्यों इंटरमीडिएट है? क्योंकि इसकी जो थिकनेस है या इसका डायमीटर है दैट इज इंटरमीडिएट टू माइक्रोट्यूब्यूल एंड एक्टिन फिलामेंट. ओके, तो माइक्रोट्यूब्यूल से ये थीन है, एक्टिन फिलामेंट से ये थोड़ा थिक है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है इंटरमीडिएट फिलामेंट. माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये नीट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. Microtubule is made up of a special kind of the protein known as tubulin. Okay, दो तरह के ट्यूबुलिन हैं, अल्फा एंड बीटा. ओके, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन. ओके, ऑल्टरनेट फैशन में अरेंज होते हैं अल्फा बीटा ट्यूबुलिन. पहले अल्फा फिर बीटा फिर अल्फा फिर बीटा, ऐसा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट इज देयर and they are making up a spiral structure. Okay, और ये पूरा spiral structure बनाते हैं and that is forming the microtubule. Okay, और अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन जो खुद हैं, see it is interesting to note, ये सारे के सारे प्रोटीन्स जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट, ओके, ये सभी जो हैं दे आर फाइब्रस, थ्रेड के जैसे हैं. लेकिन इसमें से अल्फा बीटा ट्यूबुलिन जो है, ओके, अल्फा और बीटा ये दो अलग अलग ट्यूबुलिन है. ये दोनों जो है दोज आर ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब स्फेरिकल स्ट्रक्चर. आप देख सकते हैं माइक्रोट्यूबुल का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाया है उसमें
ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स है और ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ अटैच होके पूरा स्पाइरल स्प्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे आपको सामने से ऐसे नहीं दिखेगा, और ये पूरा जो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल। तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, तो अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। ओके, फिर एक्टिन फिलामेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिन में भी एक्टिन प्रोटीन रहता है। ओके, एक्टिन प्रोटीन, और ये एक्टिन जो है इट इज ऑल्सो ग्लोबुलर प्रोटीन, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोब्स हैं। ओके, स्फेरिकल प्रोटीन दिख रहा है। फाइन, तो इसके थ्रू ही ये पूरा का पूरा फिर चेन बनता है, दैट इज एक्टिन फिलामेंट। ओके फाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट का लोकेशंस भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। सी दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ये पूरा जो है नीचे ये सेल मेम्ब्रेन है, ऊपर ये दूसरे अपोजिट एंड का सेल मेम्ब्रेन है, और आप देखिए यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखिए पूरा ये। फाइन, इंटरमीडिएट फिलामेंट देखिए सबसे ज्यादा डेंस नेटवर्क जो है, सबसे ज्यादा डेंस नेटवर्क इंटरमीडिएट फिलामेंट बना रहा है। और एक्टिन फिलामेंट आप देखिए तो मेम्ब्रेन के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। ओके, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कर्सर जहाँ पे घूम रहा है। ओके, तो दिस इज location of 3 different types of the filaments. Fine. तो ये तीनों ही मिलके सेल का पूरा जो इंटरनल फ्रेमवर्क है वो फिक्स करते हैं, सेल का साइज, शेप, अपीयरेंस फिक्स करते हैं। Fine. Now come to the cilia and flagella. So what about cilia and what about flagella? So cilia and flagella are hair-like outgrowths of the cell membrane. Okay, तो cilia और flagella जो है they are hair-like outgrowths of the cell membrane. Fine. ये जो है cilia और flagella दोनों में minute difference तो है ही. Cilia, which are small structures which work like pores, causes the movement of the cell or surrounding fluid. Okay, तो जो cilia है वो small structures है. Okay, compared to the flagella. और उसकी जब मूवमेंट होती है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द cilia, सेल जो है उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को मूव करता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस मूविंग सेल कैन स्विम ओके इन द फ्लूइड. फाइन. नाउ कम टू द फ्लेजेला. फ्लेजेला दोनों का एनाटॉमिकल इतना कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेजेला इज लॉन्गर कंपेयर टू द cilia. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट. ओके, तो ये भी सेल के मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. फ्लेजेला ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट. सी, इसी चैप्टर में हमने बैक्टीरिया की फ्लेजेला के बारे में पढ़ा था, लेकिन जो बैक्टीरियल फ्लेजेला है इट इज ऑलमोस्ट डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लेजेला. ओके, यूकैरियोट्स में फ्लेजेला जनरली आपको कहाँ पे देखने मिलता है? तो यूकैरियोट्स में एक तो प्रोटिस्टा जो है अपना किंगडम, उसमें फ्लेजेला देखने मिलता है. फिर कुछ ऐसे जो सेल्स हैं या स्पोर्स हैं या गैमेट्स हैं प्लांट किंगडम में, फंगस का जो किंगडम है, ओके, तो उसमें आपको फ्लेजेला देखने मिलता है. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका सेक्शन आपको दिखाया हुआ है. तो इस सेक्शन में आप देखिए सेल मेम्ब्रेन का ये आउटग्रोथ हो रहा है. ओके, दिस इज द प्रोट्रूशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर ये फाइबर्स जो हैं ओके दे आर मेकिंग अप द फ्लेजेला. ओके, इट इज क्रिएटिंग द एक्सोनिम. अब इसका यहाँ से सेक्शन लेके आपको दिखाया गया है. ओके, इसका सेक्शन लेके आपको दिखाया गया है, एंड नाउ यू कैन ऑब्जर्व द सेक्शंस. ओके, इसका आगे भी डिस्कशन है, यू कैन सी अच्छे से इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. ये इसके बारे में नीट में बहुत बार पूछा जाता है, पर्टिकुलरली इस अरेंजमेंट के बारे में. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर सीलियम एंड फ्लेजेलम आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब सीलियम एंड फ्लेजेलम ये सिंगुलर में लिखा गया है, दे आर कवर्ड विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसीलिए मैंने आगे की स्लाइड में आपको बताया
कि सेल मेम्ब्रेन का प्रोट्रूशन है वहां पे, ओके, एक्सटेंशन है, और उसके अंदर आपको सिलिया एंड फ्लैजेला का प्रोटीन जो है, फाइबर जो है, वो देखने मिल सकता है। देयर कोर विच इज नोन एज एक्सोनिम, ओके, उसका जो सेंटर पार्ट है उसको बोला जाता है एक्सोनिम, हैज मैनी माइक्रोट्यूब्यूल्स running parallel to the long axis, okay, it has many microtubules running parallel to the long axis। यहाँ पे आप समझ सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है, माइक्रोट्यूब्यूल इज अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, और उसमें एक फंक्शन था मोटिलिटी ऑफ द सेल, मतलब मूवमेंट ऑफ द सेल, राइट। तो क्लियर, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी मिल रहा है माइक्रोट्यूब्यूल का। तो जो एक्सोनिम है ना, ये पूरा एक्सोनिम है, यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में, मैं कर्सर वहां पे कर रहा हूँ, ओके, तो ये पूरा जो है दैट इज एक्सोनिम, एंटायर स्ट्रक्चर, ओके। और इस एक्सोनिम में जो है इट हैज मैनी माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। तो ये सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये आपको जो सर्कल्स दिख रहे हैं, दीज आर द स्पाइरल स्ट्रक्चर्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। Exonym has 9 pairs of the doublets of radially arranged peripheral microtubules। अब ये स्टेटमेंट को आप समझिए, ये पूरा मैंने बोला एक्सोनिम है, एक्सोनिम में बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, लेकिन उनका अरेंजमेंट क्या है? तो यू कैन सी ओवर हियर के एक्सोनिम में आप देख सकते हैं, पेरीफेरी में आप देखिए 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स आर देयर, ओके, यहाँ से काउंट करिए, इट विल बी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। सो 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स, डबलेट्स क्यों? तो यहाँ पे पैर में है 1 and 2, 1 and 2, ओके, तो इट्स कॉल्ड डबलेट क्योंकि आपको पैर में दिख रहे हैं। तो ऐसे आपको 9 पेयर्स आपको देखने मिल रहे हैं, रेडियली अरेंज्ड, okay, on the periphery you can see, fine, and a pair of central microtubule is there। तो सेंटर में आपको एक पूरा पैर दिख रहा है माइक्रोट्यूब्यूल का, and this type of arrangement is known as 9+2, okay, it is called 9+2 क्योंकि 9 डबलेट्स जो है वो पेरीफेरी में है और 2 सेंटर में है। अब ये अरेंजमेंट जो है 9+2, तो क्यों 18+2 नहीं बोला? बिकॉज यहाँ पे आप बोल सकते हैं या तो 18 हो रहे हैं कलेक्टिवली, लेकिन ये डबलेट्स हैं, एक दूसरे में फिक्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज डबलेट, तो उसको आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ओके, फिजिकली दे आर अटैच टू ईच अदर। तो यहाँ पे इट इज डबलेट, तो ऐसे डबलेट 9 है, इसीलिए इसको एक यूनिट कंसिडर करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज 9। और यहाँ पे जो सेपरेट है, कंप्लीट सेपरेशन है, ओके, बीच में ब्रिजिंग किया हुआ है, That's why this symmetry is 9+2 array, okay, तो ये नीट में बहुत बार पूछा गया है, आप किसी भी ओल्ड पेपर को उठाइए, आपको बहुत बार देखने मिलेगा ये क्वेश्चन। What is the arrangement of the microtubules in the flagella of the eukaryotic cell? तो it is 9+2 arrangement। अब यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन किया गया है। The central tubule are connected by bridges and are enclosed by central sheet। You can see over here, ये central tubule जो है, ये tubule एक और ये दूसरा tubule, center वाले दो, उनको कनेक्ट कैसे किया जाता है? तो दे आर कनेक्टेड बाय अ ब्रिज, और ये ब्रिज भी प्रोटीन का ही बना हुआ है, एंड दे आर प्रोटेक्टेड, दे आर एनक्लोज्ड इन अ सेंट्रल शीट। ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, दैट इज सेंट्रल शीट, ओके। It is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो सेंट्रल सीट है पूरा, ये सेंट्रल सीट जो पेरीफेरी में 9 डबलेट्स हैं, उसमें से एक मेंबर के साथ रेडियल स्पोक के थ्रू अटैच्ड या कनेक्टेड है। यू कैन सी, ये रेडियल स्पोक आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके, हर एक डबलेट में से एक एक होगा, तो ऐसे 9 स्पोक्स विल बी देयर, और ये 9 out of 9 spokes are going to attach on the central seat। जैसे टायर का अपना अरेंजमेंट होता है व्हील का, ओके, तो उसमें भी ऐसे रेडियल स्पोक्स रहते हैं, क्यों? तो टायर को कंप्लीटली उसकी फ्रेम को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे भी यही काम है, पूरे फ्रेमवर्क को सपोर्ट करने के लिए ये रेडियल स्पोक्स यहाँ पे दिए गए हैं, ओके। सो इसलिए रेडियल स्पोक्स कुल मिला के कितने होने वाले हैं? तो 9 स्पोक्स विल बी देयर। Now
The peripheral doublets are also interconnected by linkers. Okay, जो periphery में जो doublets हैं वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. You can see this is the linker. ये आपको 5 दिख रहे हैं. These are the linkers. Okay, तो ये linkers के थ्रू अटैच्ड है. Okay, सारे एक दूसरे के साथ अटैच्ड है. Fine. Cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called the basal bodies. Okay, तो cilia और flagella जो है ना, they are emerging out from a centriole-like structure. Centriole आप पढ़ेंगे chapter number 10 में, that they are important for the cell division. तो सेंट्रियोल के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें से ही सीलिया और फ्लेजेला जो है वो इमर्ज होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स है उसको बोला जाता है बेजल बॉडीज. के बेजल बॉडीज में से ये निकल के आते हैं. ओके, तो ये अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जाता है कभी कभी. ओके, और आपको एक्सप्लेन भी करना है. इवन नीट के लिए भी यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस मैंने जो आपको बताए वो हो सकते हैं. ओके, सेंट्रियोलम यहीं पे भी पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में. सो सेंट्रोसोम is an organelle containing 2 non-membrane bound cylindrical structures called centrioles. See, याद करिए, ऐसा ही सिमिलर एक नाम आया था राइबोसोम. जोम मतलब प्रोटीनेशियस बॉडी, और वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था. इट वाज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. ओके, तो यहाँ पे सेंट्रोसोम जो है, इट इज एन ऑर्गेनल which is non-membranous and they are cylindrical structures. Okay, made up of the cylindrical structures called centrioles. यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 cylindrical structures आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, centrioles, और ये 2 centrioles साथ मिलके बनाते हैं सेंट्रोसोम. 2 centriole एक साथ मिलके बनाते हैं सेंट्रोसोम. They are surrounded by pericentriolar materials. ये आपके आसपास, आप देखिए इसके आसपास आपको कुछ मटेरियल भी दिख रहा है. ओके, उसी कलर का, तो इसको बोला जाता है पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल. पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल. तो ये जो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है, ओके, ये इसके आसपास रहता है. किसके? सेंट्रोसोम के आसपास. ओके, द centrioles lie perpendicular to each other. Important question. Okay, the centrioles lie perpendicular to each other. आप देख सकते हैं ये perpendicular to each other. Okay, 90 डिग्री पे अरेंज रहते हैं. राइट, इसका भी रीजन है क्योंकि इस 90 डिग्री को जब आप सेल का जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल बोलिए वहां पे अरेंज करते हैं, तो यू कैन अरेंज देम इन अ वी शेप. ओके, परपेंडिकुलर है तो आप उसको वी शेप में अरेंज कर सकते हैं. ओके, और उसका भी इम्पोर्टेंस है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन. ओके, तो वो चैप्टर नंबर 10 में हम देखेंगे वी शेप सेंट्रियोल का क्या बेनिफिट होता है वहां पे अरेंजमेंट का. ओके, दे आर मेड अप ऑफ 9 evenly spaced peripheral fibrils of the tubulin. ओके, यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. तो ये 9 evenly spaced peripheral fibrils of the tubulin are there. ट्यूबुलिन मतलब अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन के बने हुए, मतलब ये भी जो है माइक्रोट्यूब्यूल के ही बने हुए हैं. सेंट्रियोल्स जो हैं those are also emerging center of the microtubules. ओके, तो लेकिन यहाँ पे सेंटर में वो 2 वाला अरेंजमेंट नहीं है. यहाँ पे सेंटर में क्या है? 0. तो सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है 9+0. याद रखिएगा, सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है 9+0. लेकिन बेजल बॉडी में जो अरेंजमेंट होता है दैट इज 9+2. ओके, बेजल बॉडी में जो अरेंजमेंट होता है दैट इज 9+2. ओके, मतलब फ्लेजेला और सिलिया के लिए जो अरेंजमेंट है दैट इज 9+2. ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट. अब ये भी इंपॉर्टेंट है, सिलिया फ्लेजेला में इट वाज डबलेट. ओके, यहाँ पे ट्रिपलेट. यहाँ पे आप देखा काउंट किए हमने 9, लेकिन इट इज 9 into 3. ओके, तो इट इज डबलेट. ओके,
आप कंसिडर कर सकते हैं इट इज डबलेट. ओके, इट इज ट्रिपलेट यहाँ पे, और वहां पे क्या था, डबलेट. ओके, so this is the arrangement, you can say. Fine. The adjacent triplets are also linked. Okay, तो जो adjacent triplets है they are also linked, मतलब एक एक triplet दूसरे के साथ लिंक करके रखा गया है, so that it is forming star like structure. Okay, और उसकी वजह से ये जो बन रहा है पूरा स्टार के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है. फाइन. नाउ यहाँ पे उसी को डिटेल में दिखाया गया है. The central part of the centriole is also proteinaceous and it is called hub. Okay, ये पूरा सेंट्रोजोम है ना, और उसके साथ साथ ये सेंट्रियोल है. सेंट्रियोल का जो सेंट्रल पार्ट है इट इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस, मतलब ये भी प्रोटीन का ही बना हुआ है, रिच इन प्रोटीन, एंड इट इज कॉल्ड हब. हब किसको बोलते हैं हम, तो जहाँ कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है, जिसको वहां पे ज्यादा अमाउंट में स्टोर किया गया है, उसको हम हब बोलते हैं. ओके, so that's why it is a hub of protein of a particular type, so which is connected with tubules of the peripheral triplets by radial spokes made of protein. तो ये जो है सेंट्रल पार्ट जो हब है, हब इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स. कौन से ट्यूब्यूल्स, माइक्रो ट्यूब्यूल्स के साथ अटैच होते हैं. ओके, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ. ओके, बाय रेडियल स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो रेडियल स्पोक्स यहाँ पे भी है, और कौन कनेक्टेड है, हब. द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला. सेंट्रियोल्स जो है वो बेसल बॉडी बनाता है सीलिया और फ्लैजेला का. एंड स्पाइंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू द स्पाइंडल apparatus ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स. अब इस चीज को थोड़ा समझिए. सेंट्रियोल्स जो बने यहाँ पे वो ही खुद बेसल बॉडी में कन्वर्ट होते हैं. ओके, एंड बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन इन द बेसल बॉडी इट विल बी फॉर्मिंग सीलिया एंड फ्लैजेला इन फ्यूचर. दूसरा क्या है, तो दे विल प्रोड्यूस स्पाइंडल फाइबर्स. ओके, स्पाइंडल फाइबर्स बनते हैं, मतलब इसमें से माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर्स इमर्ज आउट होने वाले हैं. ओके, एंड दैट विल प्रोड्यूस एन apparatus that is known as spindle apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल. ओके, तो एनिमल सेल में ही ये आपको सेंट्रोजोम वाला स्ट्रक्चर देखने मिलने वाला है, प्लांट सेल में नहीं देखने मिलने वाला. और ये स्पाइंडल अपार्टस जो बनेगा वो क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है. तो एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन ये पूरा बन जाएगा आपका सेंटर ऑफ द फाइबर सिंथेसिस. इसमें से फाइबर्स इमर्ज आउट होने वाले हैं. कौन से फाइबर्स, माइक्रोट्यूब्यूल के, और वो जाके अटैच होंगे क्रोमोसोम के साथ. ओके, ये पूरी स्टोरी हम चैप्टर नंबर 10 में डिटेल में देखने वाले हैं, तो वहां पे आपको इसका फंक्शन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. नाउ न्यूक्लियस. So nucleus, you can say it is brain of the cell. So nucleus was first described by Robert Brown. Important question. In 1831. Okay, in 1831 it was described by Robert Brown. The material of the nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by Fleming. तो फ्लेमिंग करके एक साइंटिस्ट था, उसने न्यूक्लियस को स्टेन करने का ट्राई किया, और न्यूक्लियस का जो मटेरियल है विच इज स्टोर्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, वो कुछ बेसिक डाई के थ्रू स्टेन भी हुआ, मतलब उसने डाई को रिटेन भी किया, उस स्टेन को रिटेन किया. उसको फ्लेमिंग ने नाम दिया इट इज क्रोमेटिन. क्यों नाम दिया, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ. क्रोमा मतलब कलर, एंड टिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, तो ऐसे फाइबर्स उस न्यूक्लियस के अंदर थे विच वाज स्टेन्ड बाय दैट बेसिक डाई. ओके, बेसिक डाई के थ्रू, अल्कलाइन डाई के थ्रू ये स्टेन भी हो पाया था, एंड दैट्स व्हाई द नेम हैज बीन गिवन क्रोमेटिन. नॉर्मली अ सेल हैज ओनली वन न्यूक्लियस. जनरली ये होता है.
per cell one nucleus is there, but some cells have more than one nucleus. So it is a homework for you. ऐसे कुछ cells के आप नाम ढूंढ के लाइए which are having more than one nucleus. Okay, मतलब double brain. Some mature cells lack the nucleus. ऐसा भी होता है कि कुछ cells जो होते हैं वो mature हो जाने के बाद उसमें आपको nucleus नहीं देखने मिलेगा. For example, mammalian RBC. ओके, आरबीसी जो है मैमेलियन मतलब ह्यूमन आरबीसी भी इसमें आ चुके हैं. एंड द सीव ट्यूब एलिमेंट्स और द सीव ट्यूब एलिमेंट्स और सेल्स ऑफ द वस्कुलर प्लांट्स, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है मैच्योर सेल्स के पास. ओके, तो ये दो एक्सेप्शन है, एक इन द एनिमल उसमें आरबीसी और दूसरा है प्लांट किंगडम में से, तो उसमें सीव ट्यूब एलिमेंट्स या सीव ट्यूब सेल्स उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है. ओके, यू कैन सी द पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस ओवर हियर. ओके, आगे के स्लाइड में उसको हम डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पे ही उसी डायग्राम को हम फॉलो करेंगे. फाइन. द इंटरफेस न्यूक्लियस कंटेन्स व्हाट. इंटरफेस न्यूक्लियस, एक तो आपको ये समझना पड़ेगा इंटरफेस का मतलब क्या है. ओके, तो ये भी चैप्टर 10 का टर्म है. ओके, इंटरफेस. तो सेल जब रेस्टिंग स्टेट में, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस. डिवाइड नहीं हो रहा है. ओके, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, सेल इज सर्वाइविंग ओनली, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस. तो उसके पास कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, तो एक होता है न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरा होता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर होता है क्रोमेटिन, और बाद में एक है न्यूक्लियोलस. तो एक के बाद एक देखते हैं यहाँ पे. न्यूक्लियर एनवेलप, ये बाहर जो कवरिंग है न्यूक्लियस का, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप. ये डबल मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन का बना हुआ है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है ऐसे. फिर है न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियस के अंदर का पूरा जो लिक्विड पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म या तो न्यूक्लियो मैट्रिक्स. क्रोमेटिन, तो फ्लेमिंग ने जिसको स्टेन किया था, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज क्रोमेटिन. और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, तो डीएनए. ओके, और क्या लिखा था वहां पे, बेसिक डाई के थ्रू वो स्टेन हुआ था. सीधी बात है, डीएनए का अगर आप फुल फॉर्म बोलिए तो डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, इट इज एसिड, तो उसका चार्ज हो जाएगा नेगेटिव. और अगर आप उसको बेसिक डाई के थ्रू स्टेन करेंगे तो ऑब्वियसली वो स्टेन होने वाला है बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट नेचर. क्यों, तो बेसिक डाई का नेचर होता है पॉजिटिव. ओके, सो क्रोमेटिन को आप बेसिक डाई के थ्रू स्टेन कर सकते हैं, इट इज डीएनए. और बाद में यहाँ पे बताया गया न्यूक्लियोलस, तो ये सेंटर में एक बहुत कंडेंस डार्क ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. ये जो न्यूक्लियोलस है, इसमें एक तो डीएनए जो है वो डेंस होता है. आप देखिए बाहर सिर्फ थ्रेड्स हैं, लेकिन यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक्ड है. यहाँ पे बहुत सारा डीएनए है, बहुत सारा आरएनए भी यहाँ पे है न्यूक्लियोलस में. ओके, और इसीलिए आपको ये सबसे ज्यादा स्टेन हुआ डेंस दिख रहा है. ओके, न्यूक्लियर एनवेलप, इसके बारे में देखते हैं. न्यूक्लियर एनवेलप इज डबल लेयर्ड membrane with a space between 10 to 50 nanometer called the perinuclear space. तो न्यूक्लियर एनवेलप डबल लेयर्ड है. ओके, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ऐसे दो मेम्ब्रेन आपको देखने मिलेंगे. दोनों के बीच में स्पेस है और इसको बोला जाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस. और ये जो स्पेस है उसकी थिकनेस कितनी है, तो 10 to 50 nanometer. Nuclear envelope is a barrier between the materials in the nucleus and cytoplasm. Okay, it is the barrier between the materials in the nucleus and the cytoplasm. Okay, cytoplasm में जो मटेरियल है वो और न्यूक्लियस का जो मटेरियल, इन दोनों के बीच में एक कर्टेन के जैसे ये काम करता है. आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस या न्यूक्लियर एनवेलप usually continuous
with the ER and also bears ribosome on it. ओके, तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस का, आप देखिए उसके पेरीफेरी में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा नेटवर्क दिख रहा है, उसके सिस्टर ने आपको क्लियरली दिख रहा है। और ये आप देखिए तो उसके ऊपर राइबोसोम्स भी एम्बेडेड है, येलो कलर के डॉट्स आप देख सकते हैं, राइबोसोम्स आर देयर। ओके, न्यूक्लियस के एनवेलप के ऊपर भी राइबोसोम्स आपको देखने मिल सकते हैं। ये छोटे छोटे डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं, दोज आर द राइबोसोम्स, नॉट द लार्जर वंस, वो अलग स्ट्रक्चर है, right? लेकिन स्मॉल डॉट्स यू कैन ऑब्जर्व ऑन द एनवेलप, तो वो सारे राइबोसोम्स हैं। न्यूक्लियर एनवेलप हैज minute pores formed by the fusion of its two membranes। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप पे ये फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, दोज आर न्यूक्लियर पोर्स। और ये सिर्फ सिंपल से पंक्चर्स नहीं किए गए हैं, इट इज हैविंग सम सिमेट्री। ओके, दोनों मेम्ब्रेन यहाँ पे स्टिच हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, एंड इट इज फॉर्मिंग बास्केट लाइक स्ट्रक्चर। बास्केटबॉल का बास्केट आपने देखा होगा, तो उसके जैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे, बास्केट जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। इसीलिए आपको देखिए सेक्शन में भी यहाँ पे दिखाया हुआ है पूरा। इट इज नॉट ओनली पंक्चर, पंक्चर होता तो ये स्पेशल प्रोविजन नहीं दिखाते, लेकिन ये पूरा फ्रेमवर्क बनता है जस्ट लाइक अ बास्केट। ओके, तो न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। यहाँ पे आपके टेक्स्ट में नहीं लिखा है, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूक्लियर पोर जो होता है उसकी सिमेट्री होती है ऑक्टागोनल सिमेट्री, ऑक्टागोनल। ओके, और ऑक्टागोनल के साथ साथ ये जो है न्यूक्लियर पोर के एक न्यूक्लियस, एक एडल्ट सेल के न्यूक्लियस के ऊपर आपको ये इसके नंबर्स आपको जो देखने मिलेंगे नियर अबाउट 8000। ओके, पर न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के ऊपर आपको इतने सारे न्यूक्लियर पोर देखने मिल सकते हैं। Now, what is the provision? Why they have provided? Why nature has provided this pores? ऐसा special function क्यों दिया गया है वहाँ पे? So these are the passages for the movement of RNA and protein between nucleus and cytoplasm. तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में पर्टिकुलरली कुछ मटेरियल की मूवमेंट के लिए ये न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर पोर दिए गए हैं। और ये जो पोर्स हैं इसके थ्रू कौन कौन मूव हो सकता है? तो आरएनए और प्रोटीन। आरएनए न्यूक्लियस में बनता है, उसको बाहर ले जाना जरूरी है फॉर द ट्रांसलेशन, क्योंकि राइबोसोम बाहर है, तो इसीलिए ये प्रोविजन चाहिए। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं, क्योंकि प्रोटीन तो बाहर बनेंगे राइबोसोम पे, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे, कुछ नहीं बहुत सारे प्रोटीन वैसे तो ऐसे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट न्यूक्लियस में ही है, तो फिर उस प्रोटीन को भी अंदर ले जाना पड़ेगा। तो जनरली सबसे ज्यादा मूवमेंट आरएनए और प्रोटीन का इन पोर्स के थ्रू रहता है। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन इज अ नेटवर्क ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। तो क्रोमेटिन में सिर्फ डीएनए नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। न्यूक्लियो दैट इज न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। ओके, क्योंकि डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स भी यहाँ पे अटैच्ड होते हैं। इट कंटेन्स डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन। से यहाँ पे भी लिखा है बेसिक प्रोटीन, बिकॉज द चार्ज ऑफ डीएनए इज नेगेटिव एज इट इज एसिड, और उसके साथ जो प्रोटीन्स अटैच्ड हैं उनका नेचर रहेगा बेसिक। ये नीट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन है। और पर्टिकुलरली प्रोटीन का जो ग्रुप है उसको बोला जाता है हिस्टोन्स। ओके, हिस्टोन्स इसको बोला जाता है, हिस्टोन ग्रुप ऑफ द प्रोटीन्स। तो हिस्टोन्स आर बेसिक, मतलब हिस्टोन का जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव, एज वेल एज सम ऑफ द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर आल्सो देयर। कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन हिस्टोन है, हिस्टोन ग्रुप के नहीं है, लेकिन वो बेसिक है और वो वहां पे बाइंड रहते हैं। एज वेल एज इट कंटेन्स आरएनए। ओके, तो क्रोमेटिन में डीएनए भी होगा, बेसिक प्रोटीन्स भी होंगे, उसमें कुछ हिस्टोन भी है, कुछ नॉन हिस्टोन भी है, और आरएनए भी उसमें रहने वाला है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमेटिन्स कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। तो जब सेल डिवीजन चलता है ना, इंटरफेज में से जब सेल डिवीजन फेज में आता है, तब ये क्रोमेटिन जो है
इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम और कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाएंगे. ओके, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम. नाउ न्यूक्लियोलस. One or more non-membranous spherical bodies are there in the nucleus which are known as nucleolus. Okay, one or more non-membranous. ये एक न्यूक्लियोलस आपको दिखाया गया है, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही आपको एज अ कंटिन्यूअस बॉडी के फॉर्म में ही आपको देखने मिलने वाला है. इट इज अ साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, न्यूक्लियोलस का मेजर क्या जो है वो क्या है, मेजर फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस. तो इट इज अ साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए. आरएनए, राइबोसोमल को शॉर्ट में लिख सकते हैं आरएनए. आरएनए सिंथेसिस. 3 तरह के आरएनए होते हैं, वो भी आप पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में. mRNA, rRNA एंड tRNA. तो rRNA बनाने की जो साइट है इन द न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियोलस. नाउ क्रोमोसोम्स. क्रोमेटिन्स में से फिर कॉम्पैक्टली पैक होने के बाद क्रोमोसोम्स बनते हैं. सो अ ह्यूमन सेल हैज अबाउट 2 मीटर लॉन्ग डीएनए distributed among its 46 chromosomes. अब ये इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है आपके लिए. एक तो ह्यूमन सेल की एवरेज साइज होती है 60 to 100 माइक्रोन्स या माइक्रोमीटर. 60 से लेके 100 माइक्रोमीटर की जनरली साइज रहती है. ओके, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6. और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अच्छा उसके अंदर भी न्यूक्लियस है which is generally occupying the 50% size. तो हम मान के चल सकते हैं कि 30 माइक्रोमीटर से लेके 50 माइक्रोमीटर की साइज का न्यूक्लियस हो सकता है. ओके, और इतने माइक्रोमीटर साइज वाले न्यूक्लियस में बाकी चीजें भी हैं और उसके साथ साथ every cell is containing 2 meter of the DNA. Isn't it interesting? तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल होता है. ओके, so 2 meter long DNA is distributed among 46 chromosomes. We are talking about human. और ये हर एक क्रोमोसोम पैर में है, इसीलिए हम लिखते हैं 23 pairs of the chromosome. Every chromosome has a primary constriction. एक नोट, कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है नोट. ओके, तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज देयर व्हिच इज नोन एज सेंट्रोमियर. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम है और ये इसका प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है. पूरा नोट बन रहा है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच हो रहा है दोनों स्ट्रैंड्स. ओके, तो दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर. ऑन द साइड्स ऑफ दिस सेंट्रोमियर अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट. ओके, तो ये जो यहाँ पे नोट बना सेंटर में, इस नोट के दोनों साइड पे आप देख सकते हैं प्रोटीन प्लेट्स आर अटैच्ड और इस प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर. काइनेटोकोर, ये याद रखना है, नीट क्वेश्चन है. फाइन. तो काइनेटोकोर इज अ प्लेट लाइक प्रोटीन, डिस्क लाइक प्रोटीन. मतलब आप ऐसा समझ के चलिए कि ये दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे बांध के रखा हुआ है और उसको सपोर्ट करने के लिए उसके ऊपर टैप भी लगा दिया और ये टैप जो है दैट इज काइनेटोकोर. ओके, तो काइनेटोकोर इज अ प्लेट लाइक प्रोटीन. ओके, और ये उसको मजबूताई से वहां पे नोट को बांध के रख सकता है, सेंट्रोमियर को. फाइन. अच्छा, यहाँ पे आप देखिए सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये वर्ड यूज किया गया. तो एक क्रोमोसोम जो है इट इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमेटिड्स और दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं. ओके, दिस इज अ क्रोमेटिड और दिस इज वन क्रोमेटिड. दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. फिर आप यहाँ पे देखिए माइटोटिक स्पाइंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स. याद करिए सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल. तो ये माइटोटिक स्पाइंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ से आए हैं, तो दे आर इमर्ज्ड फ्रॉम सेंट्रियोल. सेंट्रियोल से इमर्ज होके यहाँ पे क्रोमोसोम तक आएंगे दोनों तरफ से. ओके, फिर पुलिंग होगा और यहाँ से ये नोट टूट जाएगा. मतलब ये दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, एक इस तरफ जाएगा एक इस तरफ जाएगा, आधे इधर आधे इधर, ऐसा होने वाला
सेल डिवीजन के टाइम पे ऐसा होगा। ओके, फाइन। Based on the position of the centromere, chromosomes are of 4 types। 4 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, एक होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक का मतलब होता है जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर जो है उसका वो एग्जैक्टली सेंटर में ही है। ओके, दैट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सी दिस, ये वाला जो क्रोमोसोम है दिस इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक। क्यों? तो ये क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है इट इज एग्जैक्टली इन ऑन द सेंटर ऑफ बोथ द साइड्स। ओके, दोनों तरफ के आर्म्स आप देखिए, तो दोनों तरफ के आर्म्स की लेंथ जो है वो इक्वल है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। फिर है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो सब मेटासेंट्रिक मतलब मेटासेंट्रिक के थोड़ा नजदीक है, मतलब एग्जैक्टली उसका सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर में नहीं है, थोड़ा डिस्प्लेस हो चुका है। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे centromere is nearer to one end, forming one shorter arm and one longer arm। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेंट्रोमियर है यहाँ पे दिस वन, इस क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर जहाँ पे अभी कर्सर आपको दिख रहा है, ये जो सेंट्रोमियर है वो आप देखिए इस तरफ के आर्म्स के थोड़ा नजदीक है कंपेयर टू द लोअर आर्म्स। ओके, तो इसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। थर्ड इज एन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। So centromere is close to its one end, forming one very short and one very long arm। तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सेंट्रोमियर का। और अब इस फिगर में आप देखिए जहाँ पे कर्सर है, मैंने सेंट्रोमियर के ऊपर ही कर्सर को रखा हुआ है। आप समझ सकते हैं वही कर्सर आपका सेंट्रोमियर है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना ज्यादा है। तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में आपको ऐसा देखने मिलेगा, एक तरफ के आर्म्स जो है वो बहुत शॉर्ट होंगे और दूसरे एंड के आर्म्स जो है बहुत लॉन्ग होने वाले हैं। फाइन। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, इट इज टर्मिनल सेंट्रोमियर। मतलब आप यहाँ पे तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मतलब कोई लेंथ बचा ही नहीं है, इतना वो चला गया। टीलो का मतलब होता है एंड। ओके, इट इज लेट इन वर्ड। टीलो का मतलब होता है एंड। तो यहाँ पे एक आर्म के एंड पे चला गया है सेंट्रोमियर। ओके, तो इट इज टीलो सेंट्रिक। ओके, तो मेटासेंट्रिक एग्जैक्टली सेंटर में, सब मेटासेंट्रिक थोड़ा डिस्प्लेस है, एक्रोसेंट्रिक बहुत डिस्प्लेस्ड है, और फिर टीलोसेंट्रिक में तो ऑलमोस्ट एक ही आर्म के एंड पे ये चला गया है। सम क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग secondary constrictions at a constant location, it is called satellite। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन तो आपको पता है कि सभी क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। लेकिन कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिसमें एंड पे आपको ऐसे कंस्ट्रिक्शन देखने मिलते हैं जो स्टेन नहीं होते हैं, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ओके, और वो एंड पे है तो सैटेलाइट के जैसे दिखते हैं। ओके, आप देखिए यहाँ पे, तो इट इज कॉल्ड सैटेलाइट। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ मेटासेंट्रिक में ही हो, सब मेटासेंट्रिक के पास भी सैटेलाइट हो सकते हैं, ऐसे एक्रोसेंट्रिक के पास भी हो सकते हैं और यहाँ पे भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्रोमोसोम। ओके, so these are the 4 types of the chromosomes based on the location of the centromere, position of the centromere। Now micro bodies। Okay, so micro bodies क्या है? Micro bodies are membrane bound minute vesicles that contain various enzymes। ओके, तो बहुत छोटे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड है, लिपिड बायलेयर जैसा मेम्ब्रेन में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ओके, दिस माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, दोनों में होते हैं। ओके, तो माइक्रो बॉडीज प्लांट और एनिमल दोनों तरह के सेल में आपको देखने मिलेगा।
इसके सेंटर में आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइन कोर स्ट्रक्चर भी है। माइक्रो बॉडी में एक नाम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, दैट इज मतलब बहुत सारे माइक्रो बॉडीज है, उसमें से एक बहुत कॉमन है, दैट इज कॉल्ड पैरोक्सीजोम। ओके, मैं लिख के आपको बताता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। पैरोक्सीजोम। ओके, तो पैरोक्सीजोम, एक और भी बता देता हूँ, ग्लायोक्सी। These are the examples of the microbodies. ये आपके टेक्स्ट में शायद नहीं बताए हुए हैं, so you can write down it. Okay, peroxisome and glyoxysome, these are the microbodies. Okay, types है microbodies. Fine. Fine. So यहाँ पे अपना ये चैप्टर जो है इसको हम खत्म कर रहे हैं। ओके, एंड पूरा ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, दो चीजों का, वैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। एक एक तो पूरा डिफरेंस शीट बनाइए, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। दूसरा एक शीट बनाइए, डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, ये आपको बनाना है। ओके, दो डिफरेंसेस आपको बनाने हैं। ओके, फिर उसके कुछ कीज हैं वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, कि ये एक्चुअल डिफरेंसेस इतने होते हैं, लेकिन पहले आप इस चैप्टर में से पढ़ के दो डिफरेंसेस आपको कंपलसरी बनाने हैं, और वो आपको नीट में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ओके, प्लांट एंड एनिमल सेल का डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का difference. Okay, so dear student, I am ending this chapter today. Okay, and we will move to the next chapter on the next class.